वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, यानी हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और इस बात का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली होता क्या है। इसके बाद सबसे अहम काम कि इज़ इंटरनेशनल लॉ अ लॉ और नोट, यानी ये डिबेट की जाती है कि आया कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी या नहीं है। तो इन दोनों के आर्गूमेंट्स को हम देखेंगे और इस बात को क्लियर करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है और क्या ये इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी या नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो हम इसको ज़रा शॉर्ट ही करेंगे। तो इसमें क्या आता है कि दोज लॉज एंड रूल्स विच रेगुलेट रिलेशंस एंड डीलिंग्स अमंग स्टेट्स एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, के इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली ये वो लॉज हैं, वो रूल्स हैं जो कि रेगुलेट करती हैं रिलेशंस एंड डीलिंग्स के दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, जो मामलात होते हैं किसी भी तरह के, उनको चलाने के लिए जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ होता है, ठीक है। तो ये आसान सी बात है। विदाउट दैम पीस कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर ये लॉज, ये रूल्स ना हों स्टेट्स के दरमियान उनके मामलात हल करने के लिए, उनके ताल्लुकात को चलाने के लिए, तो फिर आप पीस को कायम नहीं कर सकते। इसकी मिसाल हमें वर्ल्ड वार 2 से पहले की मिलती है, यानी वर्ल्ड वार 2 भी, वर्ल्ड वार 1 भी, उससे पहले भी जब अम्पायर बनते रहे, अम्पायर टूटते रहे, तो तब चूँकि इंटरनेशनल लॉ नहीं था तो जो भी रियासतें थीं वो आपस के मामलात को जंग के ज़रिए, वार के ज़रिए, कन्फ्लिक्ट के ज़रिए तय करती थीं। लेकिन आज के दौर में, आज का जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दौर है, वो अलग बात है कि अमेरिका उसे कंट्रोल करता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो किसी न किसी रूल्स के तहत, किसी न किसी असूल व ज़वाबित के तहत तय किए जाते हैं। यानी आज के दौर में हम अक्सर सुनते हैं कि अगर कोई भी मसला हो तो हम कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इससे मुराद हम यही मुराद लेते हैं कि जो लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उनको मद्देनज़र रख कर जो भी मसला है उसको हल किया जाए। अगर आप पीछे 100 साल 200 साल पीछे चले जाएँ तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बजाय वार के सॉल्यूशन के ज़रिए मसले हल होते थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो आगे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रोफेसर ब्राइली क्या कहते हैं कि द बॉडी ऑफ रूल्स, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है ये बॉडी ऑफ रूल्स है, इसमें रूल्स आते हैं विच सिविलाइज स्टेट्स, यानी सिविलाइज स्टेट इसको फॉलो करती हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं वो सिविलाइज नहीं हैं। ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद ईच अदर, यानी सिविलाइज स्टेट आपस में जो मामला तय करती हैं, आपस में जो ताल्लुकात कायम करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं, उनको चलाने के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉ है। दीज रूल्स बीइंग एनफोर्स्ड बाय ईच पार्टिकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मॉरल स्टैंडर्ड और कन्वीनियंस, यानी इसका मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रियासतें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कायम करना चाहती है तो उन ताल्लुकात को चलाने के लिए जो रूल्स होंगे वो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा, क्योंकि ये स्टेट्स के दरमियान हो रहा है। तो अब आगे वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मॉरल स्टैंडर्ड और कन्वीनियंस, यानी पाकिस्तान और ईरान आपस में जो ताल्लुकात कायम कर रहे हैं वो अपने मॉरल स्टैंडर्ड के मुताबिक या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इन असूलों का, इन ज़वाबित का तयन करेंगे, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान अगर तुर्की के साथ करना चाहता है तो असूल बदल सकते हैं, और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ करना चाहता है तो असूल और होंगे। यानी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के जो असूल ज़वाबित है, मॉरल स्टैंडर्ड और कन्वीनियंस है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में जो मॉरल स्टैंडर्ड और कन्वीनियंस होंगे वो ज़ाहिर बात है काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगे। तो प्रोफेसर ब्राली के मुताबिक जब भी स्टेट्स आपस में ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं तो जो रूल्स होंगे वो तो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल लॉ होगा, और वो जो असूल होंगे वो ईच स्टेट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मॉरल स्टैंडर्ड और कन्वीनियंस, वो अपने मॉरल स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक इसको तय करेगी। तो ये फिर इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। इसके बाद प्रोफेसर फनविक क्या कहते हैं कि द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स, यानी जनरल प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं, विच आर बाइंडिंग अपॉन, यानी इन्होंने लफ्ज़ यूज़ कर दिया है कि बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस, यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में जो ताल्लुकात कायम कर रही हैं, तो जो इंटरनेशनल लॉ होता है ये वो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन पे काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा सवालात पैदा हो सकते हैं कि बाइंडिंग अपॉन ये किन स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं। क्या ये स्ट्रॉन्ग स्टेट जैसे कि अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, क्या ये इन पर भी ये बाइंडिंग होते हैं, या सिर्फ जो कमज़ोर स्टेट्स हैं सिर्फ उन पर बाइंडिंग होते हैं। तो ज़ाहिर बात है क्रिटिकली हम इसको काफ़ी ज़्यादा इस पर लंबी बहस खींच सकते हैं, तो मेरा मकसद इस पर लंबी बहस करना नहीं है। असल हमारा मौजू आगे आएगा कि जिसमें हम देखेंगे कि ये लॉ होता भी है या नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी डेफिनेशन देखी कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली होता क्या है। ऊपर हमने देखा कि ये स्टेट आपस में करती हैं जो भी असूल, जो भी लॉज होते हैं, और हर स्टेट अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको तय करती है। तो ये डेफिनेशन हमें ज़्यादा बेहतर लगती है कि हर स्टेट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरी स्टेट से जब भी वो मामलात या ताल्लुकात
मफाद कायम करेगी तो अपने मॉरल स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो तय कर लेगी। नीचे वो कह रहा है कि ये बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि ये बनाता कौन है, इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है इस डेफिनेशन में हमें ये चीज़ें कम मिलती हैं। डेफिनेशन का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी आप बाउंड्री तय कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़ाइन करने का मकसद ये होता है। तो इस डेफिनेशन में हमें कोई बाउंड्री नहीं मिलती कि ये जो बाइंडिंग अपाउन है, ठीक है, इसको चेक कौन रखता है, बनाता कौन है, ये चीज़ें या इस तरह की बातें। तो इसको हम यहीं तक रख रहे हैं और इसको अब हम आगे देखते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी या नहीं है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़ इंटरनेशनल लॉ अ लॉ और नॉट, कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नॉट अ लॉ, कि ये एक लॉ नहीं है। तो ये इसी के बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसी को ज़्यादा मतलब फॉलो किया जाता है कि ये कोई लॉ नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि लॉ कमांड ऑफ अ सोवरन और ऑर्डर ऑफ अ स्टेट। तो सबसे पहले उसने बताया कि लॉ क्या होता है। तो इसके लिए आपको यानी इस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ। इसके अलावा जो लॉ के 3 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं जिनमें एनालिटिकल आता है, पॉजिटिविस्ट आता है, एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट, फिर सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ है उसके मुताबिक जो लॉ होता है वो कमांड ऑफ अ सोवरन होता है, यानी जो सोवरन होता है वो बेसिकली लॉ को बनाता है। सोवरन हम बोलते हैं जिस तरह पहले किंग्स होते थे कि रियासत के अंदर जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी आखिरी वो सोवरन होगा। जिस तरह बरतानिया में क्वीन है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, अमेरिका में पीपल हैं। तो इस तरह कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। तो एनालिटिकल स्कूल के मुताबिक जो लॉ होता है वो हमेशा सोवरन बनाता है, सोवरन के अलावा कोई लॉ नहीं बना सकता। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि लॉ का सोर्स हिस्ट्री में है, यानी लॉ सोर्स नहीं बनाता, बल्कि आप हमारे आबाओ-अजदाद को देखें, उनके आबाओ-अजदाद उनकी हिस्ट्री में चले जाएँ और फिर वहाँ से हमारी जो कस्टम्स चलती आ रही हैं, ट्रेडिशन चलती आ रही हैं, वो लॉ है। और जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो जब कायम होते हैं तो फिर लॉ बनता है। तो यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट उसने लिखा है ये बेसिकली एनालिटिकल स्कूल वालों का लिखा है कि लॉ कमांड ऑफ अ सोवरन और ऑर्डर ऑफ अ स्टेट, कि या तो लॉ कमांड ऑफ अ सोवरन होता है यानी जो सोवरन हुक्म देता है वो लॉ होता है, या ऑर्डर ऑफ अ स्टेट, यानी स्टेट के भी अगर हम 4 करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो उसमें पॉपुलेशन आता है, टेरिटरी आता है, गवर्नमेंट आता है और सोवरेनिटी आता है। तो आज के दौर में जो स्टेट है वो भी बेसिकली सोवरन है। तो लॉ इसका मतलब स्टेट बनाती है या सोवरन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा लॉ का कोई सोर्स नहीं हो सकता। तो इसी बात को ये बुनियाद बनाकर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये कोई स्टेट तो नहीं बनाती और ना ही ये कोई सोवरन बनाता है, ठीक है, बल्कि ये तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मिलकर बनाती है। और अगर हम सही अल्फाज में देखें तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट हैं, इंटरनेशनल लॉ तो वही बनाती हैं अपनी आसानी के मुताबिक। जिस तरह स्टेट्स के अंदर जो लॉज बनते हैं वो किसी ना किसी एक कम्युनिटी को सर्व करते हैं, यानी जो कम्युनिटी होती है पार्लियामेंट में बैठी होती है जहाँ भी है, तो वो अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक लॉज बनाती है। तो इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी आसानी के तहत इन लॉज को बनाती हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो ये हुआ कि इंटरनेशनल लॉ इसलिए लॉ नहीं है क्योंकि इसको कोई एक स्टेट नहीं बनाती और क्योंकि इसको एक सोवरन नहीं बनाता। नंबर 2, स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ जो होता है ये कोई भी रियासत बाउंड नहीं है कि उस पर फिक्स नहीं है कि उसने फॉलो करना ही करना है। जिस तरह स्टेट के अंदर जो लॉज होते हैं तो उसके जो सिटीजन्स होते हैं उन पर ये लाजमी होता है, वो बाउंडेड होते हैं कि उन्होंने उस लॉ को फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर स्टेट उनको पनिश करती है क्योंकि स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ की सूरत में स्टेट पर यह लाजमी नहीं होता कि वो उसको फॉलो करें, और अगर फ़र्ज़ करो वो उसको फॉलो नहीं करते तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, जिस तरह ये मैंने नीचे लिखा है कि देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। अब ये भी बेसिकली एनालिटिकल स्कूल वालों का दूसरा आर्ग्यूमेंट है। पहला उनका ये था कि लॉ सोवरन बनाता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, कि यानी लॉ कंपेल्स ओबीडियंस, कि ऐसा लॉ कि जिसके पीछे फोर्स नहीं है, यानी उस लॉ को अगर कोई बंदा फॉलो नहीं करता और उसको सज़ा नहीं दी जाती तो वो ऐसा वो लॉ ही नहीं है। लॉ कंपेल्स ओबीडियंस और फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, कि लॉ के पीछे फोर्स लाजमी होनी चाहिए, यानी सैंक्शन लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वही बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इंटरनेशनल लॉ, कि जो भी इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है उसको अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं करती तो उसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है कि आप जाके उसको पनिश करना शुरू कर दें कि आपने ये क्यों नहीं फॉलो किया, ये क्या किया, ये क्या नहीं किया। इसी तरह ये ऊपर वाला पॉइंट भी ऊपर वाले से ही मिलता है कि देयर इज़ नो डिटर्मिनेट अथॉरिटी टू मेक इंटरनेशनल लॉ, कि कोई एक अथॉरिटी नहीं है कि जो इंटरनेशनल लॉ को बनाए। वही बात आ गई कि कोई सॉवरन नहीं है, कोई एक स्टेट नहीं है।
तो फिर आता है कि स्टेट क्यों इसको फॉलो करती हैं, कि स्टेट्स फॉलो फॉर देयर ओन एडवांटेज। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ। तो बाज़ लोग कहते हैं तो फिर स्टेट इसको फॉलो क्यों करती हैं बाज़ कवानीन को। तो वो कहते हैं कि स्टेट्स फॉलो फॉर देयर ओन एडवांटेज। स्टेट इसलिए कुछ लॉज को फॉलो करती हैं क्योंकि इसको उनका अपना फ़ायदा होता है, नॉट बिकॉज दे आर बाउंडेड टू फॉलो। इसलिए नहीं कि वो बाउंडेड टू फॉलो हैं, कि लाजम है उन पर कि फ़ॉलो करना ही करना है, बल्कि स्टेट्स को ये पता है कि हमने इसको फॉलो करना है तो इससे हमको ही फ़ायदा होना है। जहाँ पर स्टेट ने देखा कि लॉ को फॉलो करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो वो स्टेट उस लॉ को फॉलो नहीं करती। अब इसमें अमेरिका की मिसाल सबसे बेस्ट है। इसको हम नीचे वाले पॉइंट से जोड़ते हैं कि देयर इज़ नो कोर्ट टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ, कि कोई भी जिस तरह स्टेट्स के अंदर कोर्ट्स होती हैं जो कि लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। कोई भी केस जाता है अदालत में तो वो जो लॉज होते हैं उसको इंटरप्रेट करती हैं और उसके मुताबिक वो फ़ैसला सुनाती हैं। तो इस तरह ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जो इसको इंटरप्रेट करती है इंटरनेशनल लॉ को। अब आपके जहन में आएगा कि कोर्ट तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन उसके जो कवानीन होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते किसी भी स्टेट पर, बल्कि जो भी स्टेट्स उसमें जाती हैं वो पहले आपस में ये तय करती हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। यानी उनका कंसेंट होता है कि कोई स्टेट उस लॉ को जो वो फैसला करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये स्टेट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, उन पर यह बाउंडेड नहीं होता। अब ये ऊपर जो हमने बात की थी कि स्टेट्स फॉलो फॉर देयर ओन एडवांटेज, कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट सिर्फ इसलिए फॉलो करती हैं कि इससे उनका अपना फ़ायदा होता है, नहीं तो वो कभी नहीं फॉलो करती। अब इसमें जिस तरह ये अमेरिका है, ठीक है, अब उसने पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान तबाह किया। अब ये किस लॉ के तहत उसने किया? क्या कोई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि क्या अमेरिका को ये पूछने वाली है कि आपने ये क्या किया या क्या नहीं किया? सिमिलरली अमेरिका ने पूरा का पूरा जो इराक़ है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो क्या अमेरिका को ये कोई पूछने वाला है कि आपने किस लॉ के तहत उसको तबाह बर्बाद किया या क्या, यानी कि क्या रैशनल था? वो कहते हैं कि उनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थी। तो क्या इसराइल के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास नहीं है? क्या इंडिया के पास नहीं है? कि क्या इराक़ ने पूरी दुनिया पे अटैक कर दिया था कि क्या आपने पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया? बाद में जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, और इसी तरह जो अमेरिका है, ख़ुद उन्होंने कहा कि हमसे मिस कैलकुलेशंस हुई। तो आप पूरा का पूरा मुल्क तबाह करके ये कहें कि हमसे मिस कैलकुलेशंस हुई, तो फिर यानी सवाल ये है कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ ऐसा है जो कि इन स्टेट्स को पूछे कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से फिर यह बात आती है कि कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है। सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ एक ये भी है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद जो स्टेट्स हैं ये किसी दूसरे स्टेट की टेरिटरी को कब्ज़े में नहीं ले सकते। यानी इन्वेड करके जो आपने किसी की ज़मीन पर, किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है तो वो उसको आप परमानेंट अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल ने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट तकरीबन सारा जो फ़लस्तीन है उसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, और ना सिर्फ इल्लीगली उसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ है बल्कि उस पर इल्लीगल सेटलमेंट भी की हुई है। यानी इल्लीगली पहले आपने कैप्चर किया फ़लस्तीन के इलाके को, कि वो फ़लस्तीन के जिसने इसराइलियों को जगह दी कि वो अपना मुल्क वहाँ पे कायम कर ले, तो आपने उन्हीं फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, ठीक है, और फिर वहाँ पे इल्लीगल सेटलमेंट भी कर दी है। और फिर अमेरिका वो कंट्री है कि जिसने टोटल तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये स्टैटिस्टिक्स देखी थी कि उसने 83 टाइम्स वीटो पावर का यूज़ किया है, और 83 में से 41 टाइम्स उसने सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को डिफेंड करने के लिए वीटो पावर का यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने जितनी भी वीटो पावर्स यूज़ की हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से जो हाफ़ वीटो पावर्स है, ऑलमोस्ट हाफ़, वो उसने इसराइल को डिफेंड करते हुए यूज़ की हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ मौजूद है जो कि इन स्टेट्स को पूछे कि आपने क्या किया है? कौन है जो इसराइल से कहे कि आपने जो इल्लीगल फ़लस्तीनियों को ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, कि वो फ़लस्तीनी जिन्होंने आपको जगह दी रहने के लिए, तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो ये चीज़ें पूछता है या करता है? तो फिर जहन में आता है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है। माइट इज़ राइट। जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके बढ़ती हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ओनली इंटरनेशनल कोर्टेसी, एनी स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट इट। यानी ये इंटरनेशनल लॉ इज़ ओनली इंटरनेशनल कोर्टेसी है, यानी ये अच्छा बिहेवियर है अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है, यानी ये नाइस बिहेवियर है, इंटरनेशनल कोर्टेसी है। एनी स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट, अगर कोई स्टेट को लगता है कि ये मेरे मुफाद में नहीं जा रहा तो वो सिंपली उसको अनफॉलो कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ। पीछे हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये लॉ है, इसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड फैलेशियस फिक्शन, कि जिस तरह यहाँ पे सोवरेनिटी का बेसिकली कंसेप्ट आ जाता है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। तो सोवरेनिटी होता है अल्टीमेट पावर,
ठीक है, जिसके पास अल्टीमेट पावर हो। आगे सॉवरेनिटी की दो टाइप्स आ जाती हैं स्टेट की जब हम बात करते हैं। एक होता है इंटरनल सॉवरेनिटी, एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी वो होती है कि जब स्टेट अपने अंदरूनी मामलात में टोटली इंडिपेंडेंट हो, सॉवरन हो, यानी स्टेट के अंदर जो भी इंडिविजुअल रहते हैं, ग्रुप रहते हैं, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी है वो सारी की सारी स्टेट्स को फॉलो करती हैं। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट, यानी अगर स्टेट किसी दूसरी स्टेट के मातहत नहीं है, ठीक है, उसके अंडर रह के काम नहीं करती, तो समझे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ये बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट इंटरनली भी सोवरन हो, एक्सटर्नली भी सोवरन हो, किसी दूसरी स्टेट की बात ना माने, इसी तरह हो। तो ये ऑब्जर्व्ड है, फ्लैशियस फिक्शन है, ये कहानी है, ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि आजकल का क्या दौर है, इन टुडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड, आज का मॉडर्न दौर है, स्टेट्स नीड टू कोऑपरेट। आज के मॉडर्न दौर में कोई भी स्टेट आइसोलेट होकर नहीं रह सकती, आपने कोऑपरेट करना ही करना है किसी दूसरे के साथ। नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन, दिस नीड्स कोऑपरेशन। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्टेट के बस मैं आइसोलेशन में अकेली स्टेट हूँ, किसी भी दूसरी स्टेट के साथ मैंने कोई भी अपना रब्ता कायम नहीं करना। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आपको हर दूसरी स्टेट के साथ किसी न किसी तरह ताल्लुकात में आना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है, ट्रेड करनी पड़ती है, किसी भी तरह से आपको ताउन करना पड़ जाता है। तो इस सूरत में आप जब भी किसी दूसरी स्टेट के साथ कनेक्शन में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई रूल चाहिए होती हैं, कोई ना कोई लॉस चाहिए होते हैं, और यही फिर बेस फ्राहम करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ हैज़ अ सैंक्शन बिहाइंड वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। पीछे हमने बात की थी कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, यानी उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जो स्टेट इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रही तो उसको आप सज़ा दें। तो यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ हैज़ अ सैंक्शन बिहाइंड, कि ऐसी एक चीज़ है कि जब आप किसी दूसरे को पनिश कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, कि ये वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन होता है जो कि बेसिकली दूसरी स्टेट्स को सैंक्शन करता है। यानी क्या ये एक तरह का मजाक ही हो रहा है कि फ़र्ज़ करें अगर अमेरिका है, उसने पूरा का पूरा इराक़ तबाह किया है, तो क्या पूरी दुनिया का वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है वो ये कहता रहे कि अमेरिका ने बड़ा गलत किया, अमेरिका ने बड़ा गलत किया, तो इससे अमेरिका को क्या हो जाना है? उसने तो जो करना था वो तो कर गया। सिमिलरली आज के दौर में हम देखते हैं कि उसने अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ कर रहा है, तो 20 साल वो अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद करके चला गया, ठीक है, और हम ये कहें कि इसमें बड़ी फ़तह होगी या बड़ा इसमें अफ़गानिस्तान की फ़तह, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं कि एक बंदा जो 20 साल आप पर हुक्मरानी करता रहे, 20 साल आपके मुल्क को लूटता रहे, तबाह बर्बाद करता रहे, और आप कहें कि एंड पे आके हमें ही फ़ायदा हुआ है या हम ही जीत गए, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो सुपर पावर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी करता हो चलता रहे, अमेरिका को इससे क्या फ़र्क पड़ना है? वो उसने तो जो अपना काम दिखाना था वो दिखा के चला गया, बाद में वो कह देते हैं कि हमसे तो मिसकैलकुलेशंस होंगी, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इनके मुताबिक सैंक्शन फ्राहम करता है कि आप दूसरी स्टेट्स को कंडेम करते हैं अगर कोई गलत काम करती है या इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ये था बेसिकली व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, और क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ होता भी है या नहीं होता। आपके ख़्याल में इंटरनेशनल लॉ होता है या नहीं होता, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।